प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड लेक्चर के साथ। आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के साथ। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ जो है चार्ज की वो ये कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट कूलम्ब है और इसका डायमेंशन होता है a इंटू टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ Q इज इक्वल टू डायमेंशन A इंटू टी, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ Q इज इक्वल टू M0 L0 T1 A1। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं, जिसे हम लोग लाइक चार्जेस बोल सकते हैं। सेम नेचर के चार्जेस को लाइक चार्ज बोलते हैं और अपोजिट नेचर के चार्जेस को अनलाइक चार्जेस बोलते हैं। तो सेम नेचर वाले चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट नेचर वाले चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसी तरह से नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इसी तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द चार्ज रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। मीन्स चार्जेस को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो क्या कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की कि अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो उसका कुछ न कुछ मास होगा ही होगा, जबकि अगर किसी बॉडी पे जबकि अगर किसी बॉडी का कुछ मास है तो उस पर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि द चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, वेयर एज द मास इज नॉट एसोसिएटेड विथ चार्ज। The charge is associated with mass, whereas the mass is not associated with the charge. इसका क्या मतलब कि अगर if a body has some mass, then it may or may not have the charge, whereas if a body has some charge, then it must have some mass. Okay. Next property of the charge is the charge is always an invariant physical quantity. The charge is always an invariant physical quantity. इसका क्या मतलब कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। मीन्स अगर किसी बॉडी का कुछ चार्ज है तो चाहे वो बॉडी रेस्ट में हो या किसी भी सर्टेन स्पीड से मूव करे, उसके चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि मास का फ़र्क होता है, जबकि मास वेरी करता है। मीन्स मास वेरीज विद द स्पीड। लेकिन कब? जब वो बॉडी वेरी हाई स्पीड से मूव करे। मीन्स इफ़ अ बॉडी मूव्स विद अ वेरी हाई स्पीड देन इट्स मास चेंजेस विद द स्पीड। और किस फंक्शन के अकॉर्डिंग, किस रिलेशन के अकॉर्डिंग? m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ m क्या है? वेयर m इज द इंस्टेंटेनियस मास ऑफ द बॉडी, m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, मीन्स मास ऑफ द बॉडी व्हेन द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, v इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, और c क्या है? c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। इसका वैल्यू कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
means charge on any body remains always quantized, which is known as the quantization of charge. तो हम लोग समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या था. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से होता है. द चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी बॉडी इज ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and the number of electrons transferred can never be a fraction. मीन्स किसी भी बॉडी से या किसी भी बॉडी पे जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, चाहे बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या लूज़ करे, वो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा. मीन्स इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड करके फर्दर डिवाइड करके ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. सो कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा. मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड जो होगा वो हमेशा इंटीजर होगा. तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होगा जब वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से डेवलप होता है, तो जो चार्ज डेवलप होगा वो चार्ज हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. मीन्स चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द number of electrons transferred multiplied by charge on an electron. और इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, जहाँ Q क्या है, चार्ज डेवलप्ड ऑन द बॉडी. स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. इट मे बी गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट. और E क्या है, E इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं. और इसका वैल्यू होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. किसी भी बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव कब होगा, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पॉजिटिव कब होगा, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा. और चार्ज नेगेटिव कब होगा, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू ई. Q इक्वल टू n इंटू ई. और अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड निकालना हो तो n बराबर Q अपॉन ई कर सकते हैं. अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि किसी भी बॉडी पे कोई सर्टेन चार्ज देके पूछा जाए कि क्या ये चार्ज पॉसिबल होगा उस बॉडी पे या नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड निकालेंगे n बराबर Q अपॉन ई से, और देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इंटीजर आ रहा है या नहीं. अगर n इंटीजर हुआ तो वो चार्ज पॉसिबल होगा. अगर फ्रैक्शन हुआ मतलब इंटीजर नहीं हुआ तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा. हम कुछ एग्जांपल्स देखें. अगर मान लें किसी बॉडी पे चार्ज दिया गया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और पूछा गया है कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, n बराबर Q अपॉन ई. Q का मान कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इसे हम इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड करेंगे. तो हम देखते हैं कि इसका वैल्यू आता है 2. n बराबर आया 2 विच इज़ एन इंटीजर. सो ये चार्ज पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इंटीजर आया, तो ये चार्ज पॉसिबल होगा. अगर कोई सवाल पूछा जाए कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो फिर से हम लोग करेंगे n इक्वल टू Q अपॉन ई. Q का मान है 3.2 इंटू 10⁻18 कूलम. उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से. तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इसका वैल्यू आता है 20. अगेन 20 इज़ एन इंटीजर, 20 एक इंटीजर है, तो ये चार्ज पॉसिबल होगा. अगला कोई सवाल पूछे कि क्या 6.4 इंटू 10⁻⁻20 कूलम चार्ज पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, n इक्वल टू Q अपॉन ई. Q का मान है 6.4 इंटू 10⁻⁻20 कूलम. इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से. तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो वैल्यू हमें मिल रहा है इसका कैंसिल करने पे 0.4 मिल रहा है. 0.4 जो कि इंटीजर नहीं है, विच इज़ नॉट एन इंटीजर, इसीलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा.
इस तरह से हम लोग कोई भी सवाल चार्ज के पॉसिबिलिटी पे डिस्कस कर सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोट कर लें और खुद बनाने का प्रयास करें एक बार। फिर क्वेश्चन नोट करके स्क्रीन पॉज कर दें, एक बार खुद से बनाने का प्रयास करें, बन जाए उसके बाद कंपेयर कर लें। तो लिखें क्वेश्चन कि देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स। Now the first sphere is given a charge of +1 coulomb. First sphere is given a charge of +1 coulomb, and the second sphere is given a charge of -1 coulomb. Then find the difference between their final masses. हमें उनके फाइनल मासेस के बीच का डिफरेंस बताना है। कैसे करेंगे? मान लें दो स्फीयर है, दोनों का मास चार्ज तो इनिशियली है ही नहीं, मास भी दोनों का सेम है। पहले पे हमने दिया चार्ज +1 कूलम और दूसरे पे हमने चार्ज दिया -1 कूलम। पहले पे चार्ज +1 कूलम देने का मतलब है कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया होगा, और दूसरे पे चार्ज -1 कूलम देने का मतलब है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें इंजेक्ट किया गया होगा। तो स्वाभाविक है कि जब पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया तो इसका कुछ मास घट गया होगा, और दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स का इंजेक्शन हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स से दिया गया है तो उसका कुछ मास बढ़ गया होगा। तो इन दोनों के बीच का हमें मास का डिफरेंस बताना है फाइनली। तो मान लें अगर पहले बॉडी पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मास अगर m यूनिट से घट गया और दूसरे का मास m यूनिट से बढ़ गया, दूसरे बॉडी का मास m यूनिट से बढ़ गया, तो दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा मास का वो कितना होगा? एक मान लें इनिशियल मास दोनों का M था, तो पहले का मास हो गया M माइनस m, और दूसरे का मास हो गया M प्लस m। अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो M प्लस m माइनस M माइनस m, इसको सॉल्व करेंगे तो 2m आएगा। मीन्स हमें वैल्यू निकालना है डिफरेंस इन मास, जिसको अगर डेल्टा m से डिनोट करें तो 2m का। तो इसके लिए सबसे पहले हमें m का वैल्यू चाहिए। m क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड का मास। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र हुआ उसका कितना मास होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ उसको एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 × 10⁻³ kg। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³ kg। सो अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड मीन्स n। ये कैसे निकालेंगे? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से निकाल लेंगे। Q बराबर हमें पता है n × E, सो n बराबर आ जाएगा Q/E। Q का मान है 1 कूलम, E का मान हमें पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो बहुत ही आसान हो गया सवाल। हमें निकालना था क्या? डेल्टा m मास डिफरेंस, और ये कितना हो जाएगा? 2 × m। m कितना हो जाएगा? m हो जाएगा n × me, मीन्स डेल्टा m आ गया 2 × n × me। n का वैल्यू हमें पता हो गया क्या? Q/E से 1/1.6 × 10⁻19, और E क्या आ गया? me क्या आ गया? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। इस तरह से सारे वैल्यू पुट करके हम लोग मास का डिफरेंस निकाल सकते हैं, डेल्टा m का वैल्यू। अगला सवाल नोट करें। अगला जो सवाल है नोट करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12.7 ग्राम ऑफ कॉपर। 12.7 ग्राम ऑफ कॉपर, फुल स्टॉप। If 0.10% of electrons are removed, if 0.10% of electrons are removed, then find the value of charge appeared on copper. Then find the value of charge appeared on copper. क्या करेंगे? हमें क्या पता है? हमें मास पता है कॉपर का जो दिया गया है। कितना दिया गया है? 12.7 ग्राम।
इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। यहाँ गिवन मास कितना है 12.7 और एटॉमिक मास कॉपर का होता है 63.5 ग्राम और एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इससे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे, कितना 12.7 अपॉन 63.5 होल मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, इतना नंबर ऑफ एटम्स आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा कि हमें पता है कि कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29 और किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, वही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। मीन्स Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, इसलिए कॉपर के एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 29 होगी। तो इससे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय 29। ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 12.7 ग्राम ऑफ कॉपर। अब बोल रहा है कि 0.10% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड क्या हो जाएगा, 0.10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हो गया। अब हमें चार्ज निकालना है तो अगेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। इससे हम N का मान पुट करेंगे और E चार्ज और इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ये चार्ज होगा कैसा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया गया है, इसलिए ये चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। सारा वैल्यू पुट करेंगे, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर। Volume of water in glass is 400 ml. Volume of water in glass is 400 ml. Full stop. If 0.001% of electrons are removed, then calculate the charge present on it. हमें क्या करना है, 400 ml वाटर है एक ग्लास में, उस पे हमें चार्ज निकालना है। सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और फिर उस पे हमें चार्ज निकालना है। अगर 0.001% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर 400 ml ऑफ वाटर है तो उसका मास क्या होगा। तो इसके लिए हमें पता है कि जो डेंसिटी होता है वाटर का वो होता है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। and mass is volume into density. Volume is 400 ml and density is 1 gram per ml. इसलिए इसका मास जो हो जाएगा वाटर का वो 400 ग्राम होगा। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा वाटर का, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। गिवन मास कितना है 400 ग्राम, वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है 18 ग्राम। वाटर इज H2O, हाइड्रोजन का 2 एटम, एक एटम का हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1 ग्राम, तो 2 का 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16, तो 16 ग्राम। तो 1 इंटू 2 प्लस 16, 18 ग्राम। द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम एंड द गिवन मास इज 400 ग्राम। और एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू होता है Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये सारा वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितना आ जाएगा 400 अपॉन 18 होल मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। इसके बाद हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है कि जब H2O है वाटर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा कितना, हाइड्रोजन का 2 एटम, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, तो 1 2 एटम है तो 1 इंटू 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 1 इंटू 2 प्लस
8 कितना हो जाएगा 10, मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो 10 होगा, 10 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 10। सो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अगर 0.001% इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया जाए तो कितना चार्ज होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव निकाल लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कितना किया गया, ये क्या आ जाएगा 0.001% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा 0.001 होल डिवाइडेड बाई 100 एंड होल मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड 0.001 डिवाइडेड बाय 100 होल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। और चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जानते हैं, Q इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड आ गया और इसे हम लोग E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया गया है इसीलिए ये चार्ज पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैग्नीट्यूड हम लोग निकालना सीख लिए, आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत, कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो या तो कमेंट में या व्हाट्सएप पे डाउट पूछ लें। जो भी प्रॉब्लम आया हो, कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो डाउट पूछें, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक करें और घंटी बजा दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, थैंक यू।